Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and MDUs। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो करने लग रहे हैं। बेसिकली इस सीरीज में हम जो भी आपके 2022 के 2022 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं टीसीएस ने एडीसीआई ने दिए हैं, बी एट आईसीएआर या फिर एनवीएस एसएससी एनटीपीसी, इनके जो भी क्वेश्चंस आए हैं इनके हम डिटेल में जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको करने लग रहे हैं। बिकॉज काफी क्वेश्चंस कई बच्चों ने ऑब्जर्व भी किया है कि कई क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट भी हो रहे हैं। जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहां से या फिर कोई क्वेश्चन सीधा सीधा भी रिपीट हो जाता है। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इनको करने से आपको एक दिशा भी मिलती है, राइट, कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्या चीज है, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर 11 है, तो आई होप कि आपने इससे पहले के जो 10 सेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे और उससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। जिन्होंने कर लिए हैं बताना फटाफट से कुछ नई चीजें मिली सीखने को या नहीं मिली, ठीक। चलो आज का 11th वाला सेट है, शुरू करते हैं आज का सेशन। सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच इंस्टीट्यूट रिसीव्ड द अफ्रीकन फूड प्राइज 2021 फॉर द ट्रॉपिकल रेज्यूम्स प्रोजेक्ट दैट हैज इम्प्रूव्ड इनकम एंड फूड प्रोडक्शन इन सब सहारन अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका में क्या हुआ है, जो इनकम और फूड प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट ने मदद की। उस इंस्टीट्यूट को अफ्रीका का फूड प्राइज दिया गया है 2021 का। क्या नाम है उस इंस्टीट्यूशन का? अब यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक करके देखते जाना अच्छे से। सबसे पहले अपने पास में लिखा हुआ है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको ये क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका NRRI है ये कहाँ पर है, तो ये कटक में है, ठीक है। कहाँ पे? ये आपका कटक ओडिशा में है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपका NRRI है ये किसके अंडर आता है? ICAR। आजकल ICAR काफी न्यूज में, इसने 2 रिक्रूटमेंट भी करा लिए। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका ICAR होता है, इसके अंडर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आज के टाइम पे टोटल 111 यानी कि 111 इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें से कि एक है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें चावल के ऊपर जो भी बायोटेक्नोलॉजी लगानी है या फिर कई सारी इसमें चीजें होती हैं, इनका यूज करके यहाँ पे राइस के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है, ठीक। 2-3 बातें याद रखना, किसके अंडर आता है। अच्छा, ICAR किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डेयर का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करके। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डेयर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। अगला वाला जो आपके पास में है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अब अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं भी आ रही थी ना चीजें, अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे ये सब सहारन रीजन है, ट्रॉपिकल रेज्यूम्स लेज्यूम्स प्रोजेक्ट है। तो जो आपका सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होते हैं ना, इनको लेकर के एक ही इंस्टीट्यूट है गिवन ऑप्शंस में से, जिसका नाम है आपका ICRISAT, ठीक है। तो राइट आंसर आपका वेल यहाँ पे यही होगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपको कि सर क्या मतलब है अफ्रीका का प्राइज मिला है, कोई इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं इसरी सेट के, ठीक है, ICRISAT के बेसिकली, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपकी हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे है पूरा प्लेस का? अगर आप नाम देखोगे तो पाटन चेरू, पाटन चेरू, ये जगह कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पे है? तो तेलंगाना, ठीक। हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, राइट। तो इसके जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसके वैसे रीजनल ऑफिसेस कई जगह हैं, जैसे कि आपका नैरोबी में भी है और कैनो में भी है, तो कई जगह इसके रीजनल है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? पतनचेरू में। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा, ठीक। एंड 1972 में जो है इसको फाउंड किया गया था। एक क्वेश्चन ये एक बार माइंड में रख लेना, वैसे आता नहीं है ईयर का। अच्छा, एक क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि यहाँ पे आपने देखा सेमी एरिड ट्रॉपिक्स लिखा हुआ है, ये जो SAT है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि SAT रीजन्स क्या होते हैं, SAT रीजन्स क्या होते हैं। तो आप ये लिख लो कि जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं ना, इनका मतलब होता है कि जहाँ पे आपका लो से लेके मीडियम रेनफॉल होगी, यानी कि जो आपकी रेनफॉल होती है वो कैसी होगी? बहुत कम रेनफॉल हो रही होगी, पानी वहां पे बारिश बहुत कम होती है। और जो आपका लैंड है वो बहुत मतलब उसकी सॉइल की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो यहाँ पे लिख लेना पुअर सॉइल क्वालिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेट रीजन्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे लो से मीडियम रेनफॉल हो एंड पुअर सॉइल क्वालिटी हो, बाकी वहाँ पे इरिगेशन वगैरह की ज्यादा व्यवस्था होती नहीं है, तो ऐसे रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सेमी एरिड ट्रॉपिक्स बोलते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट वो बता दिए। अगला वाला देखो क्या है आपका IISR, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। नाउ अगेन ये जो आपका क्या नाम है IISR, ये एक चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके IISR का जो एक्रोनेम है ना, इससे दो इंस्टीट्यूट निकल के आते हैं। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, एक होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। दोनों ही लिख लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुगर केन रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, अगेन ये भी, ये दोनों के दोनों किसके अंडर आते हैं, ICAR के अंदर। अभी मैंने बताया ICAR क्या होता है आपका, ये भी अगेन आपका किसके अंडर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखो ICAR क्या है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके अंदर उसने कई सारे इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं जहाँ पे आपका अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च होती है। जैसे ये आपका राइस का हो गया, ये शुगर केन का हो गया। तो जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी अब इससे। ना शुगर केन वाला जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, लखनऊ में है, लखनऊ इज इन यूपी। एंड स्पाइसेस वाला कहाँ पे है, देखो स्पाइसेस वाला है आपका कोझीकोडे में। कोझीकोडे में दैट इज आपका कालीकट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको अच्छे से, कालीकट में आपका कौन सा है, स्पाइसेस वाला। अब देखो स्पाइसेस के लिए आपका, अच्छा ये बताओ इंडिया में सबसे पहले कौन सा स्पाइसेस के लिए आपका एक पोर्टुगीज ट्रैवलर आया था, ठीक है, ये बताइएगा। तो खैर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगला है आपका कजरी, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये किस जगह हो सकता है, क्या लग रहा है आपको। मैंने ऊपर बताया था सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो होते हैं वहां पे क्या है आपका लो से मीडियम रेनफॉल है, लेकिन अगर एरिड जोन ही हो गया यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लो रेनफॉल होगी। कैसी होगी, लो। अगर लो रेनफॉल है तो इंडिया में कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो जोधपुर। तो जोधपुर राजस्थान में जो है ये आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। देखो बहुत ही कॉमन सेंस लगा सकते हो यार, स्पाइसेस कहाँ पे, कालीकट में मिलेंगे, शुगर केन आपका यूपी में मिलेगा, और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स आपके कहाँ पे मिलेंगे बेसिकली। अब ये मिलेंगे तो नहीं, इसका हेडक्वार्टर ही आपको याद रखना पड़ेगा, हैदराबाद में है, पटनचेरू। एंड राइस का आपका कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में, ठीक। इस तरीके से आप माइंड में एक बार कुछ ना कुछ लिंक बना के बैठाओगे तो याद रहेगा, ठीक। अब ये कजरी भी अगेन किसके अंडर आता है, तो ICAR के अंडर आता है। वही कहानी, ICAR के डेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये, ठीक है। डेयर इज वॉट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक। याद रखिएगा इन चीजों को, कहीं कहीं पूछ लेते हैं। और ये जो आपका ICAR का एग्जामिनेशन है इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक। तो देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, देखो क्या बोल रहा है ये, इस क्वेश्चन को देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो में। आप देख रहे हो सरकार जो है कुछ शेयर्स बेच रही है, कहीं आपका IPO लेके आ रही है, कहीं स्टॉक्स को बेच रही है, कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। इसी से आपका देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द process in which the government sells the majority of the stake to one or multiple companies while the government still has its ownership and remains as the minority stakeholder, ठीक है। यानी कि सपोज करो गवर्नमेंट की कोई कंपनी है या फिर कोई PSU है जिसमें कि गवर्नमेंट का इसमें पहले सपोज करो यहाँ पे 100% स्टेक किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। लेकिन ये कंपनी यहाँ पे अपना एज पर द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लगातार लॉसेस दे रही है, या फिर यहाँ से अब कोई काम नहीं हो रहा है ना। तो अब क्या करेगी आपकी जो सरकार है, वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, इसका हम थोड़ा सा हिस्सा तो अपने पास रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी हमें बाकी के जो, जैसे ये सपोज करो हमने अपने पास 20% रख लिया, ठीक है। 20% रख लिया, 80% बेच दिया। अब इस 80% को बेच के जो पैसा आएगा ना, जो मनी आएगी, उसका यूज हम या तो यहाँ पे कर लेंगे, या फिर वो सरकार अपना किसी और PSU को ऊपर ले जाने में कर सकती है, जहाँ से फायदा आ रहा है उसमें और भी ज्यादा पैसा डाल के उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली सरकार क्या करेगी, इसमें ओनरशिप तो है सरकार की, लेकिन यहाँ पे क्या बन के रह गई, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन के रह गई, ठीक है। बाकी की जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है वो एक को भी, अब ये जो बाकी का 80% है, सपोज करो यहाँ पे आपका ए पर्सन है, ये इस ए कंपनी को भी बेच सकती है पूरा का पूरा, या फिर यहाँ पे ABCDEFG काफी सारे हो सकते हैं, इनको अलग अलग बेच दिया। तो होगा क्या एट द एंड की आपका, सपोज करो यहाँ पे मैंने 5 कंपनियों को 80% का हिस्सा दिया, यानी कि कितना दिया मैंने, सबको 16-16% दिया, तो सबके पास 16-16 है, लेकिन सरकार के पास अभी भी कितना, 20% है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर आप देखोगे एज द होल, गवर्नमेंट के पास 20 ही है, लेकिन बाकी का प्राइवेट चला गया 80। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है इसको बोला जाता है डाइवेस्टमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, याद रखना बहुत अच्छे से, ये टर्म क्या है, डाइवेस्टमेंट है। और डाइवेस्टमेंट को एक और टर्म से भी हम जानते हैं जिसे बोलते हैं डाइवेस्टिचर,
ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा इसको। मैंने आपको जब मार्केटिंग पढ़ाया हुआ है, कस्टमर रिलेशन पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाली चीज भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जो करंट में रहेगा वो आपका टॉपिक नहीं देखते, करंट वाला तो आपका कहीं से कहीं भी पूछेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खैर, डाइवेस्टिचर हो गया, डाइवेस्टमेंट हो गया, एक टर्म होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या होता है एक डिसइन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी एसेट है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के अलावा एसेट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो भी एसेट्स है ना, उनका अगर वो क्या करते हैं, लिक्विड उनको वो लिक्विड मनी के रूप में एसेट्स को कन्वर्ट करा ले, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कराना है, या फिर आपका कोई एसेट है उसको बेच दिया, ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो इसे क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब मैं आपसे डाइवेस्टमेंट बोलूंगा, इसका मतलब मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा सरकार के पास होगा, लेकिन जब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट बोल दिया तो ये मेरे कंफर्म, ये 80% चांसेस होते हैं कि उसमें सरकार ने अपनी ओनरशिप ही उठा के किसी और को दे दी है, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन ऐसे लोगों का कुछ ग्रुप होता है जहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे एक जनता है, उसने अपने प्रतिनिधियों को चुन के, 20 प्रतिनिधियों को चुन के भेज दिया है, तो ये क्या हो गया, डेलीगेशन हो गया, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? ये कुछ नहीं है आपका, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है, आपके काम का वैसे है नहीं, इन्होंने बस पीडी को यहाँ पे मैनेज करने के लिए ऑप्शन डाल दिया है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी होती है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब दूरी नहीं होती, बेसिकली आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो मिनिमम डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली। लेकिन सपोज करो मैं ए से बी में ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं घूम घूम के जा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की होती है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये चीजें आई होप आपको पता ही होगी। चलो खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि देखो इसमें दो क्वेश्चंस आपको ये क्लियर हो जाएंगे, एक तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट पता चल जाएगी, और दूसरा आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा कि 6 इंटू 10 to the power इलेक्ट्रॉन के इक्वल कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, कितना चार्ज होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी आ सकते हैं, दोनों याद रखना, ठीक है। तो इसका खैर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 1 कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट पता ही है आपको, 1 कूलम होती है, याद रख लेना। 6 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। नाउ हेनरी, देखो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं कि 1 हेनरी इज इक्वल्स टू व्हाट, या फिर सबसे पहले हेनरी किसकी यूनिट होती है, तो ये ऐसा यूनिट होती है आपकी इंडक्टेंस की, ठीक है। इसकी होती है इंडक्टेंस। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस लगा के दे सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा के दे सकता है, तो आपका इंडक्टेंस की बेसिकली ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, हेनरी, ठीक है। ये मैंने 1 H लिख दिया था। नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूँ हेनरी इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपसे इसके बेस फॉर्म की बात करूं तो ये होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन का आपका सेकेंड स्क्वायर इंटू में एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है, करंट की ऐसा यूनिट होती है ना। तो इसी के अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो आपको पता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर क्या होता है, केजी इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। 1 kg इंटू मीटर इक्वल्स टू व्हाट, 1 न्यूटन। क्वेश्चन ये आता है, याद रखना, 1 न्यूटन में क्या होता है, 1 kg मीटर होता है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये, सॉरी, 1 kg मीटर अपॉन में सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो अरे यार क्या कर रहा हूँ, सेकेंड का स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन, यानी कि आपका 1 मीटर रह जाएगा यहाँ से, तो 1 NM अपॉन का S स्क्वायर चला गया है अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना 1 हेनरी इक्वल्स टू व्हाट, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और 1 न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आई होप आपको पता भी होगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एंड अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब ये बता दो मुझे कि केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये क्या होता है, तो ये होता है आपका 1 जूल, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं।
ये लिख लेना अच्छे से और याद भी रखना है इसको, ठीक है। जो भी कन्वर्जन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। क्लियर है इतनी सी बात कि अगर मैं न्यूटन में मीटर का इंटू करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे बोलना चाहूँ 1 हेनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हेनरी इक्वल टू जूल अपॉन का एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अरे भैया बोल दो हाँ फटाफट से, ठीक। तो ये चीजें हैं। एंड देन आपका अगर हम बैक्यूरल की बात करते हैं तो ये यूनिट होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। किसकी होती है, रेडियो एक्टिविटी की। बिकॉज हेनरी बैक्यूरेल थे और मैडम क्यूरी और पियरे, इन तीनों को यहाँ पे 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो बस इसलिए इनको क्या नोबेल प्राइज किसमें, तो फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के लिए 1903 में, किस किस को, बैक्यूरेल साहब को और मैडम क्यूरी को और पियर को, ठीक है। और अब रेडियो एक्टिविटी के ऐसा यूनिट के रूप में आप बैक्यूरेल को जानते हैं, दैट इज बीक्यू, ठीक है। अगर इसका पूछ लिया जाए शॉर्ट सिंबल क्या है बेसिकली, तो बीक्यू होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 BQ में कितने, थोड़ा सा नीचे आएंगे, एंड 1 BQ में अगर आपसे पूछ ले कितने क्यूरी होते हैं, तो 2.703 इंटू 10⁻⁻11 क्यूरी होते हैं। और इसी तरीके से 10⁻⁻6 आपके रदरफोर्ड होते हैं, ठीक। तो ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखें, ठीक है। देन आपका साइमंस, साइमंस तो आपको पता होना चाहिए। ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। याद रखना साइमंस किसकी है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट, कंडक्टेंस की। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बेसिकली इसका सिंबल क्या रहेगा, तो एस से भी डिनोट करते हैं इसको, ओम का इन्वर्स कर दो या फिर आप इसको उल्टा ही बना दो, है ना ऐसा। तो ये भी आपका किसका कंडक्टेंस का सिंबल है, या फिर आपका जो साइमंस है इसका सिंबल होता है। एंड ये जो कंडक्टेंस है ये क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। 1/r होता है क्या आपका साइन कंडक्टेंस, ठीक है। और बेसिकली आपका साइमंस को महो भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, महो, बिकॉज रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम का उल्टा कर दिया इन्होंने बेसिकली, तो महो मिल गया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, साइमंस बोलते हैं। याद रखना ये सारी की सारी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए क्या, चलो अगले वाले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है, देखो ये आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलाउ अस टू एक्सेस द डेटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमें डब्ल्यू का डेटा एक्सेस करने में मदद मिलती है, राइट। तो आपका, अब आई गेस आपका सबको ही इसका राइट आंसर पता होगा, एच टी टी पी आपने देखा हो, कोई भी आप वेबसाइट डालते हो तो वहाँ पे उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, एच टी टी पी करके लिखा रहता है। एच टी टी पी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके काफी शॉर्ट फुल फॉर्म इसका कई बार पूछा गया है। तो और मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, लल्लू पंजू सी चीज है। एफटीपी देख लो, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या यूज है, बेसिकली आपको अगर दो सिस्टम के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर कराना है, तो उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत ही काम कर रहा होता है, ठीक है। नाउ डीएनएस को भी देख लेते हैं। ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, याद रखना, ये आपका पूछा जा सकता है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम को एक नाम से हम और जानते हैं, इसको बोला जाता है द इंटरनेट फोन बुक, ठीक है। द इंटरनेट फोन बुक। तो बेसिकली बात क्या है कि आपको पता है, हम आईपी एड्रेस का यूज होता है इंटरनेट का, अगर आपकी कोई डिवाइस है उसका कोई पर्टिकुलर एड्रेस है तो आपका आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। लेकिन हम जो यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट से कनेक्ट कैसे करते हैं, डोमेन नेम के हिसाब से करते हैं। अब हम हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस तो डालने नहीं लग जाएंगे, तो हमारे पास क्या होता है, उसका डोमेन एड्रेस होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो यूजर्स जिस चीज को यूज करते हैं उसे, वो क्या होता है आपका डीएनएस, ठीक है। देन एसएनएमपी, ये होता है आपका सिंपल नेटवर्क। कहाँ लिखूं यार इसको, थोड़ा सा एक बार नीचे आता हूँ। देखो ये होता है आपका सिंपल नेटवर्क नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसका आपको बस जो पूरा नाम होता है याद रखना है, बेसिकली इसका एक्रोनेम याद रखिएगा, एसएनएमपी। कंप्यूटर में क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। अच्छा इसका आंसर बता दिया ना, हाँ एचटीटीपी होगा, ये सबने कर ही दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
As of December 2021, the total number of nuclear power plant in India is. दिसंबर 2021 तक कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट थे? तो अगर हम बात करें ऑपरेशनल की, तो टोटल आपके 7 पावर प्लांट है। कहाँ कहाँ पे पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ, लिख लो और इसको याद तो रखनी रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि ऑपरेशनल है ना अभी, लेकिन कई सारे प्रपोज किए गए हैं, ऑपरेशनल नहीं हुए हैं वो, बहुत सारे हैं। और उसकी लिस्ट अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा उस टाइम में। तो खैर, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल कितने हैं इंडिया में? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि इंडिया में ऑपरेशनल है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे बात करूं एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अब लिख लेना ये, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो ये है आपका अप्सरा रिसर्च, अप्सरा अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर जो कि कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। क्लियर है? तो याद रखना सबसे पहला एशिया का, इंडिया का तो हो गई होगा फिर ऑफ कोर्स, अगर एशिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का या एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा? अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके 7 पावर प्लांट है, कहाँ कहाँ पे हैं? सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगा सबसे पहला पावर प्लांट ऑफ इंडिया तारापुर, है ना, तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ना। कहाँ पे है ये आपका? तारापुर महाराष्ट्र में है, ये सबको ही पता होगा। दूसरा आ जाता है आपका राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का, उसका नाम भी राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी कहाँ पे? राजस्थान में। तीसरा आ जाता है नरोरा, नरोरा कहाँ पे है? नरोरा ये यूपी में है। देन आपका फोर्थ नंबर पे आ जाता है कलपक्कम, कलपक्कम, देखो कलपक्कम है और एक कुडनकुलम है, कुडनकुलम, कलपक्कम कुडनकुलम, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु, दैट इज टीएन लिख दिया है मैंने। देन आपका काकरापर, काकरापर ये 5 4 5 हो गया। सिक्स नंबर की है आपका काकरापुर, काकरापुर कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। और और फिर है आपका लास्ट नंबर पे जो सेवंथ वाला अभी ऑपरेशनल है, कैगा, ठीक है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? कैगा कर्नाटका में, कर्नाटका में कौन सा है भाई? कैगा। और अभी देखो दो प्रपोज हुए हैं, ये ऑपरेशनल नहीं है, प्रपोज्ड है। उन दो के आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि अब इंडिया में टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। तो एट्थ नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु में नहीं, ये है आपका मध्य प्रदेश में, है ना, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसका नाम है छुटकू, ठीक है। क्या नाम है भाई? छुटकू या छुटका समथिंग है, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन आपका 9th नंबर पे आता है, ये गुजरात में, एक तो आपका काकरापुर हो गया, तो गुजरात में ही आपका एक और आ रहा है जिसका नाम है मीठी बिरदी, ठीक है। क्या है? मीठी बिरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये याद रखना, ये दो पावर प्लांट अभी प्रपोज्ड हैं, ये आपके ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था इन्होंने, ये पूछा था दिसंबर 2021 तक कितने टोटल पावर प्लांट है, तो 7। अगर आपसे आज के टाइम पे टोटल पूछ ले तो आपके आज के टाइम पे कितने हो जाएंगे? 9। और जिसमें से कि अगर ये पूछे ऑपरेशनल कितने हैं, तो ऑपरेशनल 7 ही है। प्रपोज्ड आपके कितने हैं? 2 अभी प्रपोज्ड है। क्लियर है? इतनी सी बात दिमाग में बैठती है क्या? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 67। वेट, क्या बोल रहा है ये? एक्चुअली आपका मराठी में है आई थिंक, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ कि किस रेट में क्या होता है, तो ऑफ कोर्स आप इसका आंसर तो कर ही पाओगे फिर। आपकी 4 प्रकार की रेट होती है, ये आपको पता ही होगा क्या होती हैं रेट्स। अब बताओ, मैंने आपको जब अभी इसी सेशन में, यही जो आपके जीके फाइनेंशियल कोर्स चल रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था रेट्स कौन से आर्टिकल में आती हैं, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। उसका आर्टिकल कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताता हूँ इन चारों रेट्स में क्या क्या होता है। मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, quo warranto और सेंट्योरी। सॉरी, आपका ये 5 रेट देता है। सेंट्योरी हो गया, प्रोहिबिशन तो इसमें रहेगा, है ना। तो प्रोहिबिशन करके एक रेट होती है आपकी, कौन सी? 5। तो सबसे पहली जो आपकी रेट आती है वैसे, वो हेबियस कॉर्पस आती है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, देखो अब ये जो भी लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर जगह तो नहीं मिलेगा, तो लिखते जाना। क्या है आपका सबसे पहली रेट? हेबियस कॉर्पस।
हेवियस कॉर्पस, तो हेवियस कॉर्पस का ये लैटिन वर्ड है हेवियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये देख के ही मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, तो उसकी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी अरेस्ट किया उसको कोर्ट में लेके आना पड़ेगा या फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, हेबियस कॉर्पस लागू तब नहीं होता जब आपके पास डिटेंशन के लिए अलग से कोई ऑर्डर है, यानी कि आपके पास कोई किसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के आउटसाइड डिटेंशन दिया गया है, या फिर आपने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया या फिर लेजिस्लेचर कर दिया, तब आपको डिटेंशन दी गई है, तब हेबियस कॉर्पस नहीं दिया जाता। हेबियस कॉर्पस आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं, ठीक। अगले वाले पे आते हैं, आपका सेकंड नंबर पे होती है मैंडेमस। मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस का जो मतलब होता है, इसके भी आपका लैटिन वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है बी कमांड, ठीक है। ये पूछा गया एक्चुअली, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मीनिंग है ना इसकी अलग अलग, तो ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, वी कमांड। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, सपोज करो कोई आपको ड्यूटी दी गई एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल हो, आपको कोई ड्यूटी है, आप मना कर देते हो उसका काम करने से, या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देते हो, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पब्लिक ऑफिशियल को, उसके खिलाफ क्या कर सकता है, मैंडेमस की रिट जो है वो इश्यू करी जा सकती है, ठीक है। और ये किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ आपका जारी कर सकता है, कोई भी कॉरपोरेशन है उसके अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, कोई ट्रिब्यूनल है उसके खिलाफ भी ये जारी, यानी कि अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कोई मैंडेमस की रिट जारी की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपका जारी कर सकता है, ठीक। तो अ, एक चीज और याद रखना कि आपका मैंडेमस सिर्फ दो लोगों के खिलाफ आपकी जारी नहीं की जा सकती, जिसमें कि आपका गवर्नर होता है। कौन कौन होता है, गवर्नर और आपका प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नर्स हैं, तो उनके खिलाफ आपकी मैंडेमस को इशू नहीं किया जा सकता है, या फिर आपका अम, जो कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने यहाँ पे आपसे एक वर्ड यूज किया था, पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक ऑफिशियल यूज किया है, इट दैट मीन्स आपका गवर्नमेंट के अंडर कोई काम कर रहा है तो उसको ही आप मैंडेमस जारी कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट अगर कोई काम कर रहा है ना, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, ये याद रखना, प्राइवेट इंडिविजुअल है अगर कोई, तो हम उसके अगेंस्ट मैंडेमस को जारी नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका मैंडेमस को जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये दो तीन चीजें क्लियर है, किन के खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं कर सकते हैं, आपका प्राइवेट इंडिविजुअल हो, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, बाकी सरकार के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपका मैंडेमस जारी किया जा सकता है। अब तीसरे नंबर पे आती है आपकी थोड़ा सा नीचे आते हैं, तीसरे नंबर की जो रेट आती है उसे बोलते हैं हम प्रोहिबिशन। अब इसका जो मीनिंग होता है प्रोहिबिशन का, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड का मतलब मना कर दिया आपने, ये बेसिकली इसका यूज क्या है प्रोहिबिशन का, कि जो कोई कोर्ट है सपोज, जो आपका ऊपर पोजीशन पे है दूसरे कोर्ट से, ठीक है, यानी कि ये अगर मैं बोलता हूँ हाई कोर्ट है, या फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, या कोई ऊपर कोर्ट है, कोई नीचे पोजीशन का कोर्ट है, कोई हायर इन पोजीशन है कोई कोर्ट, और कोई लोअर इन पोजीशन है, तो जो हायर इन पोजीशन वाला कोर्ट होता है ये आपका रिट जारी कर सकता है प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन की रिट जारी कर सकता है, लेकिन किसके खिलाफ, जो उससे नीचे की पोजीशन में हो, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो कोर्ट हायर एंड पोजीशन होता है वही नीचे वाले के खिलाफ कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले के खिलाफ प्रोहिबिशन जारी नहीं कर सकता, ठीक। क्यों जारी किया जाता है ये, जिससे कि आपका ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना कर पाए कोई, अगर लोअर पोजीशन में कोर्ट है तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को कहीं एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए। और अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोहिबिशन की रिट है वो सिर्फ आपका दो लोगों को हम इश्यू कर सकते हैं, या तो वो क्या हो, जुडिशियल बॉडी हो, ठीक है, या फिर आपकी कैसी हो, क्वासी जुडिशियल, ठीक। तो ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, सिर्फ इन दोनों को ही आप ये रेट जारी कर सकते हो। अब यहाँ आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, कोई प्राइवेट बॉडी या इंडिविजुअल हो गया, तो इनको आप यहाँ पे प्रोहिबिशन की रेट जारी नहीं कर सकते, ठीक। चलिए अगले वाले रेट आते हैं जो आपकी फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर की हमारी रेट होती है सेंट्योररी। सेंट्योररी, अब इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं सेंट्योररी के ऊपर। तो ये बेसिकली सेंट्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी
सर्टिफाइड, या कहीं कहीं आपको इसकी जगह लिखा मिलेगा टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इनफॉर्म्ड। ठीक है, ये दो इसके या फिर एक ही मीनिंग होता है बेसिकली। तो ये कोई कोर्ट जो हायर अथॉरिटी में होता है वो इश्यू करता है अपने से लोअर अथॉरिटी के कोर्ट को या फिर कोई ट्रिब्यूनल को। ध्यान देना, यहाँ पे कोई ट्रिब्यूनल है या इससे लोअर अथॉरिटी का कोर्ट है, उसके खिलाफ आपका ये, उसके अगेंस्ट, जब भी मैं खिलाफ यूज कर रहा हूँ इसका मतलब उसके अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी बात समझते हैं। तो उसके अगेंस्ट आपका सेंटेवरी की जो आपकी रेट होती है ये जारी की जाती है, और ये किसको, लोअर कोर्ट को भी जारी करते हैं, ये बात याद रखना। क्यों करते हैं, जिससे कि आपका जो हायर अथॉरिटी का कोर्ट होता है वो बोलता है कि या तो जो कोई कोई केस है, सपोज करो वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो हायर अथॉरिटी का कोर्ट बोलता है कि या तो आप इसे फटाफट मेरे अंडर लाके दो, इसे मुझे मेरे पास ट्रांसफर करो, या फिर आप इसमें कुछ ऑर्डर निकाल के दो। पेंडिंग केसेस नहीं रखने हैं, तो इससे एक आपका स्मूथ मैकेनिज्म चलता रहता है, कोई केस बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, तो एरर ऑफ लॉ भी नहीं होती इससे। अब सेंचुरी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1991 तक क्या हुआ करता था कि जो सेंचुरी की रेट होती थी ये बस जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, जैसे आपने प्रोहिबिशन देखा तो उसमें दो ही बॉडीज को आप दे सकते थे वाली रेट, या तो जुडिशियल को या फिर क्वासी जुडिशियल को। लेकिन 1991 के बाद से क्या हुआ कि ये जो रेट है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया। क्या रूल आउट किया कि ये जो रेट है ये आपका जुडिशियल को तो आप भेज ही सकते हो, क्वासी जुडिशियल बॉडी को भी भेज सकते हो, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है ना, उनके अगेंस्ट भी आपकी सेंट्योरिटी की रिट जारी की जा सकती है। अब किसे किसे आप जारी नहीं कर सकते, तो लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, प्राइवेट बॉडी हो गई, इनको आप यहाँ पे सेंट्योरिटी की रिट जो है वो इश्यू नहीं कर सकते हो। बाकी ट्रिब्यूनल को भी कर सकते हो, ठीक है, ऊपर ही बता दें। तो ये आपकी चार रिट हो गई। पांचवी वाली रिट की बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ वन आपकी कौन सी है, क्यो वारंट। ठीक है, क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो का बेसिकली मतलब क्या होता है, बाई वॉट अथॉरिटी, बाई वॉट अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी से। अब इसे देख के भी आपके पास कुछ माइंड में चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका अथॉरिटी की बात आएगी, तो ये बेसिकली तब जारी की जाती है जब कोई आपका पब्लिक, कोई एक पर्सन है वो क्या करे, पब्लिक ऑफिस पे अपना इलीगल, अपना क्या करे, इलीगल असम्पशन कर ले या फिर उसमें अपना इलीगल हक जताने लगे किसी भी पब्लिक ऑफिस पे, तब ये रेट जो है वो जारी की जाती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिक ऑफिस पे कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने किसी भी पब्लिक ऑफिस पे इलीगली अपना हक जताया, तब ये पर्सन क्या, तब ये क्या करेगा, आपका कोर्ट क्यों वारंटो देगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसे आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस के लिए जारी नहीं कर सकते। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, पब्लिक ऑफिस पे अगर किसी ने किया, पर्सन ये कोई भी हो सकता है, किसी बॉडी से हो सकता है। जैसे हम ऊपर देख रहे थे ना, वो रेट कहीं या तो एडमिनिस्ट्रेटिव को दे रहे हो या फिर आप लेजिस्लेटिव बॉडी, तो यहाँ पे बात है ऑफिस की। तो पब्लिक ऑफिस पे अगर किसी ने भी, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सरकारी बंदा हो, प्राइवेट बंदा हो, अगर उसने पब्लिक ऑफिस पे इलीगली अपना अतिक्रमण किया है, तब हम उसके लिए ये जारी, तब आपका कोर्ट जो है वो जारी करता है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ऑफिस है, तब ये रेट जारी नहीं की जा सकती। ठीक, क्यों वारंट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं रिट्स के बारे में, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट भी, अब आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है, तो डिफरेंस क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है रिट का वो है 32। याद रखना, आर्टिकल 32 किसमें आता है, आपका फंडामेंटल राइट में आता है। तो इससे आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। जबकि जो हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है वो है आर्टिकल 226 में, ये कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हाई कोर्ट आपका मना कर सकता है, यानी कि रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कैन रिफ्यूज, कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इश्यू रिट्स, टू इश्यू रिट्स। यानी कि ये जो हाई कोर्ट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज, यानी कि वो कहेगा मैं नहीं करना चाहता, मैं रिट इश्यू नहीं करूंगा, तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां पे आपका फंडामेंटल राइट में आता है, तो ये आपको कैन नॉट रिफ्यूज, कांट रिफ्यूज। तो एक तो डिफरेंस आपका ये हो गया पहला। दूसरा वाला ये है कि ये अकेला फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट्स को जारी कर सकता है, जबकि अगर आपके लीगल राइट, ये देखो ये अकेला फंडामेंटल राइट के लिए करेगा, और जो हाई कोर्ट होता है वो आपका फंडामेंटल राइट प्लस अदर्स, प्लस अदर्स, अदर्स में जो कि बेसिकली हमारे लीगल राइट्स आते हैं, तो लीगल राइट के लिए भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट।
जबकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट को जारी कर सकता है। ठीक। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखना कि 1950 से पहले सिर्फ 3 हाई कोर्ट थे जो कि आपका रिट को जारी कर सकते थे। उन 3 हाई कोर्ट का नाम क्या था? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का था, बॉम्बे का था, अ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, ये 3 हाई कोर्ट थे सिर्फ जो कि रिट को जारी कर सकते थे, लेकिन 1950 के बाद जितने भी हाई कोर्ट थे वो सारे के सारे रिट को जारी कर पाए। ठीक। ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना एक बार, ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि एक जगह। देन थर्ड वाला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, किसी भी पर्सन के खिलाफ, यानी कि किसी पर्सन के अगेंस्ट, या कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ आपका ये रिट को जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो रिट सिर्फ अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर आएगा, ज्यूरिसडिक्शन, तो उसको ये, ज्यूरिसडिक्शन में ऐसे नहीं आएगा। ठीक। ज्यूरिसडिक्शन के जो भी अंदर उसके कोई पर्सन है तो उसको ये रेट जारी करेगा। या फिर आपका सिनारियो ये भी हो सकता है कि आपका जो कॉज ऑफ इवेंट है, यानी कि जो कॉज है ना, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में होगा, उस वजह से आप केस लेके गए हो रेट का, तब वो उस रेट को जारी कर सकता है। बाकी पूरे इंडिया के लिए कोई हाई कोर्ट नहीं जारी कर सकता, अलग अलग हाई कोर्ट है अलग अलग रीजन के लिए, तो वो अपनी रेट जो है अलग अलग जारी करेंगे। ठीक। ये चीजें होती हैं। आपका ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अपडेट के बारे में इससे ज्यादा नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने रेट के ऊपर करा दिए एक साथ। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिफाइड हुआ होगा, कुछ नई चीजें भी आपने सीखी होंगी आज के सेशन से। तो चीजें यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत का कोई क्या नहीं होता। हाँ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मेहनत का कोई डैश नहीं होता। तो एंड करता है सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।